शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, कहीं अभिमन्यु अब इस निशान के बारे में पता करने तो नहीं बैठ गया। अगर ऐसा है तो मुझे किसी भी कीमत पर अभिमन्यु को इस निशान के बारे में पता करने से रोकना होगा। अगर अभिमन्यु को इस निशान के बारे में पता चल गया तो उसको मेरे बारे में भी पता चल जाएगा। फिर मैं कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। शालिनी यही सब सोचकर घबराने लग जाती है और अभिमन्यु शालिनी के चेहरे की इस घबराहट को पढ़ लेता है और उसे टोकते हुए कहता है, क्या हुआ शालिनी, तुम इतना घबरा क्यों गई? सब ठीक तो है? शालिनी जानबूझकर हंसने का नाटक करते हुए कहती है, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। अभिमन्यु शालिनी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, अगर घबरा नहीं रही हो तो तुम्हारे माथे पर यह पसीना कैसा? शालिनी अपने माथे पर का पसीना पोंछते हुए कहती है, वो तो बस ऐसे ही, मुझे गर्मी लग रही है ना, इस वजह से। अभिमन्यु शालिनी को घूरते हुए कहता है, बड़ा अजीब है, अभी अभी नहाकर आई हो और इतनी जल्दी गर्मी भी लगने लग गई है तुम्हें। शालिनी पलटकर कुछ कहती है उससे पहले ही उस कमरे में कायर चला आता है। कायर फोन पर बातें कर रहा था और बड़ा ही चिढ़ा हुआ लग रहा था। कायर फोन पर बातें करते हुए कहता है, बिंदु बस थोड़ी देर और बात कर लो। पर क्यों? बिंदु कल भी ठीक से बात नहीं कर पाए थे। पर सुनो तो बिंदु, बिंदु सुनो ना। कायर फोन पर बात ही कर रहा था कि तभी दूसरी तरफ से फोन कट हो जाता है। कायर का मुंह उतर जाता है। उसी वक्त कछुआ भी कमरे के अंदर चला जाता है। कायर का चेहरा देखकर कछुआ समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। कछुआ कायर की टांग खींचते हुए कहता है, क्यों, कट गया ना? ऐसे ही एक दिन तेरा पत्ता काटेगी बिंदु, देखना। इन लड़कियों को काटने के सिवा कुछ नहीं आता है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। कछुआ अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, ऐसा ही है कायर। अभिमन्यु कायर से पूछता है, वैसे तूने कल भी तो बात करी थी ना बिंदु से, रोज रोज क्या बातें करता है, बोर नहीं होता क्या? कायर शर्माते हुए कहता है, पागल हो रहा है क्या? प्यार से भी भला कोई बोर होता है? बिंदु की आवाज सुनकर मुझे जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। जिस दिन उसकी आवाज ना सुनूं तो मुझे चैन की नींद नहीं आती। शालिनी बीच में बोल पड़ती है, कायर तुम भी किसे समझा रहे हो? अभिमन्यु ये सब चीजें नहीं समझ पाएगा। वो क्या है ना, प्यार को वही लोग समझ पाते हैं जिन्होंने किसी से प्यार किया हो। अभिमन्यु खामोश रहता है। पहली बार उसके पास पलट कर कहने के लिए कुछ जवाब नहीं था। शालिनी अभिमन्यु को तिरछी नजरों से देखते हुए कहती है, क्या सच में अभिमन्यु आज तक तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? अभिमन्यु कुछ जवाब देता उससे पहले ही कछुआ उसके मजे लेते हुए कहता है, प्यार तो तब होता है ना जब ये अपनी दुनिया से बाहर निकलता। इसे भूत प्रेतों चुड़ैल डायनों को पकड़ने से तो फुर्सत मिले। अभिमन्यु नाराजगी जाहिर करते हुए कहता है, यार तुम लोग प्लीज टॉपिक चेंज करोगे? मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे ना किसी के साथ की जरूरत नहीं है। युग कहता है, नहीं अभिमन्यु, तू गलत बोल रहा है। जिंदगी में हम सभी को किसी न किसी के साथ की जरूरत पड़ती है, ताकि जब हम जिंदगी से हार जाएं तो वो हमारा हाथ थाम ले और कहे, नहीं तुम अभी हारे नहीं हो, तुमने मुझे जीतकर पूरी दुनिया को जीत लिया है। अभिमन्यु को जवाब नहीं देता है, खामोश रहता है। कायर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। युग हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी बात? कायर कहता है, वो बिंदु की कोई कजिन आई है तो उसने उससे मिलने के लिए हमें कल उसकी शॉप पर बुलाया है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, बिंदु की कौन कजिन आ गई? कायर अपने कंधे ऊपर नीचे करते हुए कहता है, पता नहीं यार, कुछ तो अजीब ही नाम बताया था उसने उसका। बिंदु उससे बात करने में बिजी थी, तभी तो उसने मेरा फोन कट कर दिया। कहने लगी बहुत सालों बाद आई है मेरी बहन, मुझे उससे बात करने दो। अभिमन्यु धीरे से कहता है, तुम लोग चले जाना उससे मिलने, मुझे कुछ काम है तो मैं तुम्हारे साथ कल नहीं चल पाऊंगा। युग अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछता है, तुझे क्या काम पड़ गया? कहाँ जा रहा है कल तू? अभिमन्यु बात को छुपाते हुए कहता है, कहीं नहीं यार, बस थोड़ा काम है, जब हो जाएगा तो मैं तुझे खुद ही बता दूंगा कि क्या काम था। शालिनी अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, ऐसा भी क्या काम पड़ गया अभिमन्यु जो हमसे छुपा रहे हो? सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते हैं। अभिमन्यु हंसने का बहाना करते हुए कहता है, हाँ शालिनी, मुझे पता है सच्चे दोस्त कैसे होते हैं। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, तुम भी नहीं। और रही बात कि मैं किस काम से जा रहा हूँ, वो मैं अभी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले वो काम हो जाए तभी बताऊं, वरना किसी की टोक लग गई तो। शालिनी अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, दोस्तों की कब से नजर लगने लग गई अभिमन्यु? अभिमन्यु भी शालिनी को घूरते हुए कहता है, मैं दोस्तों की नहीं शालिनी, बुरी शक्तियों की बात कर रहा हूँ जो हमारे आसपास भटकते रहती है। तुम तो अच्छे से जानती हो ना उन्हें। शालिनी पलटकर कुछ नहीं कहती, बल्कि मन ही मन सोचने लग जाती है, ये अभिमन्यु जरूरत से कुछ ज्यादा ही चालाक है।
पता नहीं अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कहाँ जाने वाला है ये कल। रात के 9 बज रहे थे। वर्चस्विनी अपने घर में सोफे पर अपनी यूनिफॉर्म पहनकर बैठी हुई थी। वर्चस्विनी ने अपने जूतों की एक बंद खोल ली थी और दूसरी वैसे ही बंधी हुई थी। उसे जॉब से वापस आए 1 घंटा हो गया था, पर वो जब से आई थी सोफे पर वैसी ही बैठी हुई थी। वो कुछ खोई हुई लग रही थी। उसने यूनिफॉर्म तक चेंज नहीं किया था। वर्चस्विनी कुछ सोच ही रही थी कि तभी वहां पर तारा आ जाती है। तारा वर्चस्विनी को हिलाते हुए बड़े प्यार से बोलती है, मम्मा, मम्मा भूख लगी है। मम्मा, मम्मा भूख लग रही है। वर्चस्विनी अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ जाती है। वर्चस्विनी तारा से रूबरू होते हुए कहती है, हाँ बेटा, मैं अभी फ्रेश होकर आपको खाना देती हूँ, बस 2 मिनट में मैं चेंज कर लूँ। इतना कहकर वर्चस्विनी अपने जूते के बंद खोलने के लिए नीचे झुकी ही थी कि तभी उसकी नजर तारा के गले में जो लॉकेट था उस पर पड़ती है। तारा के गले में सोने की एक तितली के शेप की लॉकेट थी जो कि चमक रहा था। उस लॉकेट के ऊपर तारा लिखा हुआ था। उस लॉकेट को देखकर वर्चस्विनी को डायना की बातें याद आने लग जाती हैं, वो बातें जो डायना ने उससे जिप्सी के अंदर की थी। वर्चस्विनी अतीत की यादों में खो जाती है और उसे याद आता है वो पल जब वो डायना को बिंदु के घर छोड़ने के लिए जा रही थी। वर्चस्विनी जिप्सी चला रही थी और डायना उसके बगल में बैठी हुई थी। वर्चस्विनी बहुत देर से सोच रही थी कि उसके मन में चल रहे सवाल वो डायना से पूछे, पर हिचकिचाहट के कारण नहीं पूछ पा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि तारा उसकी बेटी नहीं है। पर अंदर ही अंदर कुछ सवाल उसको खाए जा रहे थे, जिसे पूछे बिना वो रह नहीं पा रही थी। वर्चस्विनी जिप्सी चलाते हुए डायना से पूछती है, डायना, तुम्हें पक्का यकीन है कि देविका ने अपनी बेटी का नाम तारा ही रखा था? डायना अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, हाँ मैम, पर ये आप कैसा सवाल पूछ रही हैं? देविका ने मेरे सामने ही अपनी बेटी का नाम तारा रखा था, और जिस दिन उसका नामकरण था उस दिन नाम रखते वक्त उसने उसके गले में सोने का तितली के आकार का लॉकेट भी डाला था जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, वर्चस्विनी का पैर अपने आप ब्रेक पर चला जाता है और वो जिप्सी एक झटके से रुक जाती है। अचानक से जिप्सी रुकने के कारण डायना और वर्चस्विनी दोनों को धचका लग गया था। डायना हैरानी के साथ वर्चस्विनी से पूछती है, क्या हुआ मैम, आपने जिप्सी क्यों रोक दी? वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है, वो खामोश रहती है। वर्चस्विनी को खामोश देखकर डायना फिर पूछती है, बोलिए ना मैम, आप चुप क्यों हो गई? आपने जिप्सी क्यों रोकी? वर्चस्विनी अपना मोबाइल निकालती है, उसके अंदर कुछ करती है और डायना को अपना मोबाइल दिखाते हुए कहती है, क्या यही देविका की बच्ची है? डायना वर्चस्विनी के मोबाइल को देखते हुए कहती है, हाँ यही है तारा, पर ये फोटो आपके पास कहाँ से आई? वर्चस्विनी ने अपने मोबाइल में डायना को तारा की उस वक्त की फोटो दिखाई थी जब तारा वर्चस्विनी को कार की डिक्की के अंदर मिली थी, जब तारा करीब 2-3 महीने की थी। डायना फिर हैरानी के साथ वर्चस्विनी से पूछती है, आपके पास तारा की ये फोटो कैसे आई? वर्चस्विनी बात को छुपाते हुए कहती है, ये जानकर तुम क्या करोगी? डायना वर्चस्विनी की निगाहें देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? आप तारा को जानती हैं ना? कहाँ पर है तारा? मुझे उससे मिलना है। वर्चस्विनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती। डायना वर्चस्विनी पर दबाव बनाते हुए कहती है, नहीं आप जानती हैं, वरना आपके पास तारा के बचपन की फोटो कहाँ से आई बताइए? आप कुछ तो छुपा रही हैं मुझसे। मैं जानती हूँ, प्लीज सच बताइए। डायना अपनी बातों से लगातार वर्चस्विनी पर दबाव बनाने लग जाती है और वर्चस्विनी समझ जाती है कि अब उसे डायना को सच बताना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है वो सबको इस बारे में बता दे। वर्चस्विनी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पर पहले तुम मुझसे वादा करो कि जो भी मैं तुम्हें बताऊंगी उस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची मुझसे दूर हो। डायना वर्चस्विनी को भरोसा दिलाते हुए कहती है, मैं वादा करती हूँ मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वर्चस्विनी डायना पर शक करते हुए पूछती है, मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम पर? मैं तो तुम्हें अभी अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। डायना वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए कहती है, आप मुझे नहीं जानती तो क्या हुआ, एक औरत को तो अच्छे से जानती हो ना। एक औरत का दर्द एक औरत से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता है, और मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, उसे महसूस कर सकती हूँ। डायना की ये बात सुनकर वर्चस्विनी को न जाने क्या हो जाता है। उसे अगले ही पल डायना पर भरोसा हो जाता है। वो उसे सब कुछ बता देती है कि उसे तारा कहाँ और कैसे मिली थी। सारी बात सुनने के बाद डायना खुश होते हुए कहती है, इसका मतलब तारा आपके पास है? वर्चस्विनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ, तारा मेरे पास है और अब वो मेरी बच्ची है और उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है।
डायना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, आप घबराइए मत, मैं आपको तारा से अलग नहीं करने वाली। मैं क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अब आपको तारा से अलग नहीं कर सकती। आपने तारा को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, उसका पालन पोषण तो किया है ना, और बच्चे का पालन पोषण करने वाली ही उसकी असली माँ होती है। डायना वर्चस्विनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं तो यही जानकर खुश हूं कि तारा जिंदा है उसके माँ पिता की तरह। इतना कहकर डायना चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर जो खुशी आई थी वो अगले ही पल उदासी में बदल जाती है। वर्चस्विनी डायना के चेहरे पर की उदासी पढ़ लेती है और डायना पर दबाव बनाते हुए कहती है, उसके माँ बाप की तरह क्या? तुम क्या कहना चाहती थी डायना, अपनी बात पूरी करो। डायना अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है, मुझे लगता है देविका और रविंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। वर्चस्विनी तुरंत पूछती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? डायना अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, उस मायाधारी की वजह से। आप नहीं जानती वो मायाधारी कितनी बड़ी जादूगरनी है, वो कुछ भी कर सकती है। मुझे तो लगता है तारा के नामकरण की रात उसी ने कुछ किया होगा। वर्चस्विनी पलटकर पूछती है, क्या किया होगा उसने? डायना ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देती है, पता नहीं, पर कुछ ऐसा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वर्चस्विनी सोच में पड़ जाती है। वो सोचने लग जाती है कि उस रात आखिर हुआ क्या होगा। कैसे रातों रात देविका का पूरा परिवार गायब हो गया होगा। कहाँ पर गए होंगे वो लोग, जिंदा भी होंगे या नहीं। आखिर तारा उसके कार की डिक्की में कैसे पहुंची। यही सब सोचते हुए वर्चस्विनी अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वर्चस्विनी अपने घर में तारा के पास बैठी हुई थी और तारा वर्चस्विनी का हाथ पकड़कर उसे हिलाए जा रही थी। तारा वर्चस्विनी को हिलाते हुए कहती है, मम्मा, मम्मा भूख लग रही है। वर्चस्विनी अपनी जगह पर से उठते हुए कहती है, हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी आपको खाना देती हूँ। रात के 11 बज रहे थे। दिलीप और सुदेश अपने कदम तहखाने की ओर बढ़ाए जा रहे थे। दिलीप बहुत गुस्से में लग रहा था। गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था, पर सुदेश घबराया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दिलीप कुछ ऐसा काम करने जा रहा था जो वो नहीं चाहता था, पर ना चाहते हुए भी सुदेश उसे रोक नहीं पा रहा था। सुदेश दिलीप को फिर से रोकने का प्रयास करते हुए कहता है, रुक जाइए जीजा जी, क्या आपको लगता है ये करना ठीक होगा? दिलीप गुस्से से उफनते हुए कहता है, अब तू मुझे सिखाएगा क्या गलत है क्या सही? भूल मत, मैं तेरा जीजा हूं और तू मेरा साला। मुझे तुझसे ज्यादा समझ है। सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ जीजा जी मैं मानता हूं, पर फिर भी एक बार सोच लीजिए कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर उसे गुस्सा आ गया तो? दिलीप अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, अब उसे गुस्सा आए या जो भी आए, इसका जो भी अंजाम देखा जाएगा। सदियों से है